Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नमिता राठौर जी और इनसे जानेंगे एमपीपीएससी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहानी कहां से शुरू होती है, क्या क्या चैलेंजेस थे और एमपीपीएससी को लेके क्या कुछ मिसकंसेप्शन रहे, क्या चीजें रही और कैसे इन्होंने इन सभी को रिजॉल्व किया। तो बहुत बहुत स्वागत है नमिता जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ मैं जी। थैंक तो स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सेशन में और सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि एमपीपीएससी की जो जर्नी है आपकी वो कैसे स्टार्ट हुई, मतलब ग्रेजुएशन क्या था, स्कूलिंग क्या थी, कहाँ से बिलोंग करती हैं और फिर आपने एमपीपीएससी का जो सफर है वो कब शुरू किया? बेसिकली मैं महू से बिलोंग करती हूँ। महू जी। के पास ही एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, और ग्रेजुएशन में मैंने फिजियोथेरेपी की हुई है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से। जी। और इंटरव्यू जब मतलब लास्ट मेरी जब इंटर्नशिप चल रही थी तभी एक सर थे वो वहाँ पे इंदौर में एसडीएम थे, उनसे मतलब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया किस तरीके से फिजियोथेरेपी के बाद आप खुद से एक ऑफिसर भी बन सकते हैं और ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और मतलब मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा वो, तो मैंने फिजियोथेरेपी के बाद में फिर पीएचडी की करने की सोची और क्लिनिक के साथ साथ धीरे धीरे उसकी भी तैयारी कर रही थी मैंने 2013 से इंटरव्यू दिया है, 13, 14, 15, 16 दिन 17, अभी मेरा 17 इंटरव्यू के बाद ही क्लियर हुआ है। हर बार जैसे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, बीच बीच में कई सारी धीरे धीरे वो हुआ। इंटरव्यू में हर बार जाती थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, फिर बहुत कम मार्क्स आ रहे थे मेरे, लेकिन अब की बार बहुत अच्छे नंबर आए थे 135 2017 में। तो सेटिस्फाई हूँ मैं और मतलब खुश हूँ यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट। तो ये जो है आपने मतलब एसडीएम सर आपके फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में ये किस तरीके से, क्या कुछ सेमिनार था और आप कैसे इंस्पायर हुई उन सब चीजों को लेके? वो सर आते थे, मतलब एमवाई हॉस्पिटल में थे और एमवाई में काफी अच्छा फिजियोथेरेपी की इंस्ट्रूमेंट वगैरह है और फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। और सर वगैरह जितने भी डॉक्टर्स थे फिजियोथेरेपिस्ट तो मतलब बहुत अच्छे हैं, वो वेल एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। तो सर जब आते थे तो उनको देख करके सभी लोग बहुत अटेंटिव हो जाते थे, बहुत उनको मतलब एक सम्मान देते थे। वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ उनको कि हमारे सर जब इतना देते, सभी लोग इतना ज्यादा उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। फिर मैंने सर से ही जाके पूछा, तो मैंने बोला कि सर आप कैसे बने बताइए मुझे अभी। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरीके से होता है, और मेरे को जब पता भी नहीं था लेकिन सर ने बोला था कि आप एक दिन जरूर से डिप्टी कलेक्टर बनोगे। मैंने बोला सर अभी तो मैंने जस्ट पूछा ही आपसे। उनका नाम डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव है, वो अभी अपने यहाँ इंदौर में भी रह चुके हैं और उज्जैन में भी है। तो उन्हीं से मैं इंस्पायर हुई थी और स्टार्टिंग में उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से इसकी तैयारी, उन्होंने मुझे बुक्स वगैरह लागी थी और फिर बताया किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। मैंने सेल्फ स्टडी करी स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे स्टडी को मेरा और बढ़ाया और इस तरह से मेरी जर्नी पीएससी की और आगे बढ़ी। ग्रेट। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि अब मैं पीएससी की तरफ बढ़ूंगी, फिजियोथेरेपी से इधर आना, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, तो तैयारी जो है उसकी रणनीति कैसे तैयार की, क्या फ्रेंड सर्कल बनाया, मतलब शुरुआत कैसे आवाज क्लियर नहीं आ रही है? जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जब आपने बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बाद जब आपने सोचा कि अब मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, तो क्या आपकी रणनीति थी, क्या आपने तैयारी की एक रूपरेखा बनाई कि मैं इस तरीके से तैयारी करूंगी? आर यू देयर नमिता जी, सुन पा रही हैं आप? जी हाँ नमिता जी, आप सुन पा रही हैं? शायद यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। जी, अब सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जब आपने बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बाद
जब आप इंस्पायर हुई और आपने सोचा अब मुझे पीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो शुरुआत कैसे की आपने? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का सफर कैसे तय किया? जब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले तो महू में क्लिनिक था मेरा, जी और वहीं पे एक हमारे मतलब छोटी सी एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे। जी वहाँ पे मैं गई और लाहौटी कोचिंग क्लासेस थी, तो अच्छे से उन्होंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री क्लियर हो गया था। जी और उसके बाद फिर मैंने मेंस के लिए इंदौर आई, मैं इंदौर कोचिंग की। जब सब्जेक्ट चल रहे थे मेरे, क्रिमिनोलॉजी था और अपराध शास्त्र और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा सब्जेक्ट था। जी जी। तो आपने पवेड और क्रिमिनोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए, तो उसके बाद जो है पैटर्न चेंज हो गया 14 के बाद। 14 के बाद जब पैटर्न चेंज हो गया, तो क्या रणनीति आपने रखी फिर मेंस के लिए? जब 14 का चेंज हो गया था, तो फिर मैंने खुद से तैयारी करी। और फिर बीच में जब थोड़ा सा सिलेबस नहीं समझ में आ रहा था, इथिक्स वगैरह बहुत नया था मेरे लिए, जी तो मैंने फिर उसकी तैयारी के लिए फिर से कोचिंग ज्वाइन की थी थोड़े समय के लिए। और मेंस लिखा था। उसी समय मेरी शादी भी थी, जस्ट 10 दिन बाद ही शायद मेरी शादी, हाँ 10 दिन बाद ही मेरी शादी थी 14 का, जब मैंने मेंस लिखा था। तो अच्छा, जी। मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी इंटरव्यू कॉल आया था और मैंने इंटरव्यू दिया था 14 वाला भी। ग्रेट ग्रेट। तो मेंस के बाद 14, जब जब आपकी शादी भी हो गई, उसके बाद कैसे मैनेज किया सारी चीजों को? क्योंकि फैमिली भी मैनेज करना है शादी के बाद, सब वहां भी टाइम देना है, और फिर तैयारी को भी अपनी टाइम देना है, जो अपना जुनून है। किस तरीके से टाइम निकाला और कैसे चीजें मैनेज की आपने? ये बात सच है कि जैसे कि ससुराल और फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक बार जब शादी हो जाती, तो बहुत सारे मतलब फैमिली मेंबर्स के अपने प्रति एक वो रहती उम्मीद कि हमारी बहू है ये। बट फैमिली में हस्बैंड बहुत अच्छे हैं मेरे, वो और उसके साथ ही ससुर जी भी मतलब बहुत सपोर्टिव है। जैसे मेरे मम्मी पापा ने शादी के पहले मेरी बहुत ध्यान रखा था पढ़ाई का, वैसे ही अभी भी ससुराल की तरफ से भी मतलब पापा वगैरह बोलते रहते हैं कि पढ़ाई करो। जब मुझे जरूरत लगती थी एंड टाइम पे एग्जाम के समय, तो मैं बोलती थी कि मुझे इंदौर जाना है, तो वो बिल्कुल मुझे हॉस्टल में छोड़ देते थे पढ़ने के लिए। तो काफी अच्छा मेरे को सपोर्ट रहा इस चीज के जी लिए। जी। कोचिंग का कितना रोल रहा? आपने क्या पूरी तैयारी हमने कोचिंग से ही की? कोचिंग का कितना परसेंटेज था आपके सक्सेस में? कोचिंग का रहता है थोड़ा, मतलब एक डायरेक्शन मिल जाती है अपने को कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, और बेसिक चीजें बहुत एकदम सब कुछ नया रहता है, सब्जेक्ट वगैरह। और जी जैसे हम एकदम, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड था, फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट रहते थे, हिस्ट्री, बिल्कुल। ज्योग्राफी, जी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, तो एकदम नया था मेरे लिए सिलेबस। और उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए तब मैंने उससे तो पढ़ाई करी ही थी, बट एक ब्रीफिंग जो स्टार्टिंग में होना चाहिए एक बेस बनाने के लिए, तो उसमें मेरे को सपोर्ट रहा। बट सबसे पहले जरूरी होता है कि अपन खुद को भी उसी तरीके से अपने को ढालना पड़ता है, सभी चीजों को सीखना पड़ता है। कोचिंग का रोल बहुत रहता है, बट उतना ही रोल बच्चों का भी रहता है कि आप मतलब खुद से भी उस चीज को समझें और पढ़ें, और जो भी रिवाइज करने के लिए बोला गया है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, फॉलो करें। ग्रेट ग्रेट। तो कोचिंग और टेस्ट सीरीज आप करते हुए आगे बढ़ी, 17 में आपको ये पोस्ट मिली। अभी जो है, जो सिचुएशन है, क्या आप 18 में, या मतलब ये 19 का मेंस भी आप लिखना चाहती हैं, या 20 का प्रीलिम्स भी देंगी? आगे की फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? हाँ, मैंने अभी जब पहले जब देती थी तो प्री का मतलब पढ़ाई के साथ देती थी। बाकी अभी भी जैसे मैंने दिया हुआ है 19 का, जी अच्छे से तैयारी बहुत तो नहीं करी, पर एक कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा आ गया था जॉब के साथ में। जब पहले इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब मेरे लगभग शायद 84 या 84 समथिंग है, जो 2000 अभी जो 19 की प्री दी है मैंने, जी तो मेरे राइट आंसर है प्री में।
ग्रेट। तो डेफिनेटली अभी जब भी मेंस होगा तो मेरा मेंस तो मेरे को लिखना है, ये कंफर्म है। ग्रेट, और मैं मैनी मैनी चाहती हूँ कि मतलब आगे। कांग्रेचुलेशंस। बिल्कुल, कि आपने जॉब के साथ फैमिली, फैमिली के साथ जॉब, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है कि ये अभी आप जो है जो कर रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेरणा है उन लड़कियों के लिए जो कहती हैं कि मैं जॉब भी करती हूँ और उसके साथ कैसे पढ़ाई करूँ। तो तैयारी की जा सकती है अगर आपके पास सपोर्ट हो। अच्छा, आपके पति जो है वो आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं? क्या वो कुकिंग में हेल्प करते हैं? खाना पकाने में भी मदद मिलती है आपको? सबसे ज्यादा जो मतलब उनकी जो मतलब मुझे सपोर्ट होता है वो मेंटल सपोर्ट जी, होता है। जैसे बिल्कुल। कई अभी मैं जैसा मैंने बताया आपको कि इंटरव्यू में नहीं हो पाना, जब बहुत कम मार्क्स मिलते हैं तो बहुत डिप्रेशन फील होता है। उस टाइम पीरियड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि जब आप इंटरव्यू से बाहर आ जाते हैं और तुरंत आपको फिर मेंस लिखना या प्री देना है, उस टाइम पीरियड वो जो गैप रहता है, एक मेंटल डिप्रेशन टाइप फीलिंग होती है। मतलब कितना भी चालो, लेकिन उस समय अगर आपको कोई सपोर्ट करता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे पढ़ाई में भी। और जी, जो भी जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे ये बुक्स चाहिए या मुझे ऐसा माहौल चाहिए या जो भी मतलब बेसिक चीजें हैं कि, तो वो पूरा फ्रीडम उनका रहता है मेरे लिए कि हाँ जो अगर आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, इस टाइप से। ग्रेट। तो नमिता जो है 10th और 12th में किस प्रकार की स्टूडेंट थी? क्या एक ब्राइट स्टूडेंट थी, एवरेज स्टूडेंट थी? कैसे मार्क्स आते थे स्कूलिंग में? मेरा अच्छा रहा था स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी थी, लेकिन मेरी जो टीचर्स वगैरह थी यहाँ मऊ में, मऊ के पास ही एक गाँव है, वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे मैम वगैरह बहुत सपोर्ट करती थी और बहुत ट्रस्ट करती थी। और मैं स्टार्टिंग से मतलब क्लास की मॉनिटर रही थी और ग्रेट। 10th क्लास में भी मैं स्कूल की अध्यक्ष थी। और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था मेरा। हमेशा मैडम वगैरह जितनी भी थी तो मम्मी पापा को बोलती थी, बोले ये लड़की आपकी आगे जाके मतलब बहुत नाम करेगी। तो पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्ट इसी चीज का मेरे को बिल्कुल लड़कों जैसा रखते हैं कि हाँ पढ़ाई करना है लड़की। मतलब कभी इस तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं लगाई मेरे ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते हो। हमेशा मतलब फैमिली में पापा भैया वगैरह और मम्मी दादाजी वगैरह सब सपोर्ट करते हैं। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच नमिता ज्वाइनिंग विद अस। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया, और ये जो आपका इंटरव्यू है, और सबसे बड़ी बात आपके जो हस्बैंड और फैमिली जो आपको सपोर्ट कर रही है, उनको हैट्स ऑफ कि वो बहुत नेक काम किया है आपके लाइफ में, और डेफिनेटली बहुत बेहतरीन काम आप सब लोग कर रहे हैं देश हित में। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको अनअकैडमी परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी थैंक यू विकास सर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।